नमस्कार। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ खबरों में नहीं रहती, वो हमारे दिमाग में बस जाती हैं। बिल्कुल। शीना बोरा हत्याकांड एक ऐसी ही कहानी है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी तो है ही नहीं। नहीं, ये रिश्तों, ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाओं और धोखे का एक एक ऐसा जाल है जो आज भी सुलझ नहीं पाया है। और इसे समझने के लिए हमारे पास आज दो बहुत अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है आज तक की रिपोर्ट जो हमें केस के फैक्ट्स बताती है। ठीक है, कब, क्या और कैसे हुआ। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है हाल ही में आई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री पर जो दर्शकों की बातचीत है। अच्छा। जो हमें इंद्राणी मुखर्जी और इस केस से जुड़े लोगों के, आप कह सकते हैं, दिमाग के अंदर झांकने का मौका देती है। बिल्कुल। और मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये दोनों नजरिए कहाँ मिलते हैं और कहाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। सही बात है। आज का हमारा मकसद यही है कि तथ्यों की परतें हटाकर उस साइकोलॉजिकल ड्रामा को समझा जाए जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इंद्राणी मुखर्जी नाम की इस पहेली के कितने करीब पहुंच पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की बुनियाद तो किरदारों से ही बनती है। और यहाँ किरदार बहुत दिलचस्प हैं। सेंटर में है इंद्राणी मुखर्जी, एक कामयाब मीडिया एग्जीक्यूटिव। उनके साथ है उनके पति पीटर मुखर्जी, स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ, मतलब एक पावर कपल। हाँ, एक पावर कपल। और फिर है शीना बोरा, जिसे दुनिया इंद्राणी की बहन समझती थी। और पीटर के बेटे राहुल मुखर्जी, जिनका शीना से प्यार का रिश्ता था। और यहीं से कहानी का पहला झूठ सामने आता है। हाँ, मतलब 3 साल तक सब यही मानते रहे कि शीना इंद्राणी की छोटी बहन है जो पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई है। ये बात ही कितनी अजीब है ना? 3 साल तक किसी ने कोई सवाल नहीं किया। किसी दोस्त ने, किसी ने भी नहीं। यही तो हाई सोसाइटी का कमाल है। यहाँ जिंदगियां इतनी प्राइवेट होती हैं कि इस तरह के झूठ चल जाते हैं। शायद। हाँ। और ये झूठ शायद हमेशा के लिए दफन हो जाता अगर 2015 में इंद्राणी का ड्राइवर श्याम मनोहर राय एक दूसरे केस में पकड़ा नहीं जाता। हाँ, और ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। पुलिस की पूछताछ में उसने एक ऐसा राज खोला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उसने बताया कि शीना बोरा इंद्राणी की बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी कबूल किया कि इंद्राणी के कहने पर उसने शीना की हत्या में मदद की और लाश को रायगढ़ के जंगल में ठिकाने लगाया। सोचिए, एक ड्राइवर के कबूलनामे ने एक चमचमाती दुनिया के पीछे छिपे कितने गहरे और काले सच को उजागर कर दिया। आज तक की रिपोर्ट भी यही बताती है कि पुलिस ने जब इंद्राणी को गिरफ्तार किया तो वो पहले तो अपने झूठ पर ही अड़ी रही। हाँ, वो कहती रही कि शीना अमेरिका में है, जिंदा है। लेकिन कब तक, जब पुलिस ने उसका सामना श्यामवर राय से कराया तो वो टूट गई। उसने मान लिया कि हाँ, शीना की हत्या हुई है। इसके बाद तो एक एक करके और भी गिरफ्तारियां हुईं। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और बाद में पीटर मुखर्जी भी शामिल थे। एक के बाद एक खुलासे, इतने उलझे हुए रिश्ते, यकीन करना मुश्किल था। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि आखिर क्यों? क्या वजह हो सकती है कि एक माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा करे? और यही इस केस की सबसे बड़ी पहेली है। अगर हम सीबीआई की चार्जशीट को देखें तो कहानी पैसों और रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। सीबीआई का कहना है कि शीना अपनी मां इंद्राणी को मुंबई में एक फ्लैट के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। अच्छा। और इसके अलावा इंद्राणी और पीटर दोनों शीना और राहुल के रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। लेकिन क्या सिर्फ एक फ्लैट के लिए ब्लैकमेलिंग और एक रिश्ते पर नाखुशी किसी की जान लेने के लिए काफी हो सकती है? वो भी अपनी बेटी की। हाँ, खासकर जब वो आपकी अपनी बेटी हो, ये बात कुछ हजम नहीं होती। मुझे लगता है वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही जगह पे सवाल उठा रही हैं। और यहीं पर वो डॉक्यूमेंट्री पर हुई दर्शकों की बातचीत हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। अच्छा? यहाँ मकसद सिर्फ पैसा या रिश्ता नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो उससे कहीं ज्यादा कीमती था इंद्राणी के लिए। और वो क्या था? उसकी बनाई हुई छवि, उसकी इमेज। हाँ, ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है। एक दर्शक ने लिखा था कि इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी से शादी करके एक ग्लैमरस, पावरफुल दुनिया बनाई थी। बिल्कुल। और शीना और उसका भाई मिखाइल उसके उस अतीत के जिंदा सबूत थे जिसे वो मिटा चुकी थी। वो गुवाहाटी की एक साधारण लड़की से मुंबई की एक सोशलाइट बनी थी और शीना उसे बार बार उसके अतीत की याद दिलाती थी। वो उसकी इस परफेक्ट दुनिया की इमेज में फिट नहीं होती थी। बिल्कुल। इसे इमेज की लड़ाई कह सकते हैं। इंद्राणी ने अपनी एक पहचान गढ़ी थी
और उस पहचान को बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। शीना का होना ही उस पहचान के लिए खतरा था। और इसी से कंट्रोल का मुद्दा भी जुड़ा है ना? हाँ, एक दर्शक ने बहुत अच्छी बात कही कि शीना शायद अकेली ऐसी इंसान थी जिसे इंद्राणी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो पैसों से सबको काबू में रखती थी, लेकिन शीना अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। वो राहुल से शादी करना चाहती थी, अपनी माँ की सच्चाई दुनिया को बताने से नहीं डरती थी। तो शीना एक तरह से इंद्राणी के कंट्रोल से बाहर हो रही एक प्रॉब्लम बन गई थी। और कुछ दर्शकों ने तो इसे नार्सिस्टिक जलन तक का नाम दिया है। ये एक बहुत ही डरावना विचार है कि एक माँ अपनी बेटी की खूबसूरती से, उसके आत्मविश्वास से जल सकती है। कि शीना वो सब बन रही थी जो शायद इंद्राणी हमेशा से बनना चाहती थी, बिना किसी झूठ के। और ये सारे मकसद हमें सीधे उस इंसान के पास ले जाते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है, इंद्राणी मुखर्जी। हाँ, डॉक्यूमेंट्री पर जो चर्चा हुई है उसमें लोगों ने उसके व्यक्तित्व को जिस तरह से देखा है वो वाकई में परेशान करने वाला है। लोगों ने उसे सोशोपैथ, नार्सिसिस्ट, बेहद शातिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। कई लोगों ने उसकी खाली आंखों का जिक्र किया कि उसकी आंखों में कोई भाव ही नहीं दिखता। एक दर्शक ने लिखा कि अपनी बेटी की मौत के बारे में बात करते हुए भी उसके चेहरे पर रत्ती भर भी दुख या अफसोस नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? डॉक्यूमेंट्री में एक पल है जो उसकी मानसिकता को शायद सबसे अच्छे से दिखाता है। एक जगह वो खुद को एक्सट्रीमली ब्राइट कहती है, बेहद बुद्धिमान। हाँ, ये सुनने में एक छोटा सा वाक्य लगता है, लेकिन ये उसके अहंकार को दिखाता है। हाँ, कि वो खुद को कानून से, समाज से, हर किसी से ऊपर समझती है। उसे लगता है कि वो इतनी स्मार्ट है कि वो कुछ भी करके बच सकती है। और उसके कुछ काम तो इस बात को और भी पुख्ता करते हैं, जैसे उस व्हाट्सएप ग्रुप वाली बात। हो हाँ, एक दर्शक ने बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसका नाम था जस्टिस फॉर शीना। इंद्राणी ने उस ग्रुप का नाम बदलकर जस्टिस फॉर इंद्राणी कर दिया। मतलब उसने पूरी कहानी का फोकस अपनी बेटी से हटाकर खुद पर कर लिया। यही तो ये दिखाता है कि उसके लिए दुनिया में सबसे जरूरी सिर्फ वो खुद है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इंद्राणी की नहीं है, इस परिवार का हर सदस्य एक उलझी हुई पहेली जैसा है। हाँ, और दर्शकों ने इंद्राणी और पीटर की बेटी विधि मुखर्जी पर भी काफी कुछ कहा है। हाँ, विधि को लेकर राय बहुत बटी हुई है। एक दर्शक ने तो उसे सीधे सीधे शो मी द मनी वाला किरदार कहा, यानी एक ऐसा इंसान जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। और ये बात तब सामने आई जब पीटर के परिवार ने उसे जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी, तो उसने अपनी माँ को लूसीफर यानी शैतान कहना शुरू कर दिया। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। जब पीटर और इंद्राणी का तलाक होता है और इंद्राणी को जायदाद का एक बड़ा हिस्सा मिलता है, तो वही विधि वापस अपनी माँ के पास चली जाती है और उसे मॉम कहने लगती है। हाँ, दर्शकों को यह बदलाव बहुत खटका। उन्हें लगा कि यह सब पैसे के लिए है। लेकिन क्या उसे सिर्फ पैसे से प्रेरित कहना सही होगा, या वो भी इस उलझे हुए परिवार की एक और शिकार थी? ये भी एक नजरिया है। एक तरफ उसका पिता जेल में है, दूसरी तरफ माँ पर बहन की हत्या का आरोप है। ऐसी स्थिति में एक युवा लड़की क्या करेगी? शायद वो बस वहां सहारा ढूंढ ले ली थी जहां उसे आर्थिक सुरक्षा दिखी। हो सकता है। और यही बात इंद्राणी के बेटे मिखाइल बोरा पर भी तो लागू होती है। हाँ, ज्यादातर लोग उसे एक पीड़ित के तौर पर देखते हैं। दर्शकों के बीच ये डर भी जताया गया कि जिस दिन शीना की हत्या हुई, शायद इंद्राणी ने मिखाइल को भी विस्की में कुछ मिलाकर मारने की कोशिश की थी। अगर ये सच है तो ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मिखाइल पर भी तो सवाल उठते हैं कि वो 3 साल तक चुप क्यों रहा। हाँ, उसे पता था कि उसकी बहन गायब है। एक दर्शक का मानना है कि इसकी वजह भी पैसा ही था, कि इंद्राणी उसे हर महीने खर्च के लिए पैसे भेजती रहती थी। बिल्कुल, और शायद इसीलिए उसने अपना मुंह बंद रखा। तो यहाँ कोई भी पूरी तरह से दूध का धुला नहीं है। हर किरदार ग्रे है। और जब किरदार इतने उलझे हुए हों तो केस की जांच और भी मुश्किल हो जाती है। और इस मामले में तो जांच को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठाए गए हैं, बहुत ज्यादा। डॉक्यूमेंट्री देखने वाले लगभग हर दर्शक का यही मानना है कि पुलिस और सीबीआई दोनों ने जांच बहुत ही खराब तरीके से की। ऐसा लगता है जैसे शुरुआत में ही कई गलतियां हो गईं, सबूतों को ठीक से इकट्ठा नहीं किया गया। और अब उन्हीं कमियों या लूप होल्स का फायदा इंद्राणी का बचाव पक्ष उठा रहा है। और ये कमियां सबूतों को लेकर विवाद में साफ दिखती हैं। सबसे बड़ा सवाल तो लाश मिलने की जगह को लेकर है। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा संयोग है ना? शीना की लाश लायगढ़ के जंगल में ठीक उसी जगह के पास मिलती है जहां हत्या से ठीक एक दिन पहले इंद्राणी अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ खेती की जमीन देखने के बहाने गई थी। इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मान लेना बहुत मुश्किल लगता है।
ये तो ऐसा है जैसे कोई चोर चोरी करने से पहले उस घर की रेकी करके आए। बिल्कुल, ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। लेकिन फिर डीएनए रिपोर्ट का विवाद सामने आ जाता है। हाँ, इंद्राणी के वकील ने शुरुआती डीएनए नतीजों पर सवाल उठाए थे कि वो ठीक से नहीं लिए गए। और अब जब दोबारा टेस्ट की बात हो रही है तो इंद्राणी इसके लिए तैयार नहीं है। क्यों? इस पर एक दर्शक की टिप्पणी थी कि वो इसलिए डर रही है क्योंकि उसे पता है कि इस बार टेक्नोलॉजी बेहतर है और नतीजों में कोई कमी नहीं होगी, सच सामने आ जाएगा। तो अब स्थिति ये बन गई है कि एक तरफ है परिस्थितिजन्य साक्ष्य, लोगों के बयान और इंद्राणी का खुद का व्यक्तित्व, जो सब मिलकर एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एक कमजोर जांच और सबूतों पर कानूनी विवाद जो संदेह पैदा करते हैं। और यहीं पे आके ये केस एक कानूनी लड़ाई में उलझ जाता है। बिल्कुल, एक तरफ है वो सच जो हमें अपनी गट फीलिंग से महसूस होता है और दूसरी तरफ है वो सच जिसे अदालत में बिना किसी शक के साबित किया जा सके। और इस केस में इन दोनों सच के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। तो असल में ये केस सिर्फ एक मर्डर का नहीं है, ये उस खोखलेपन का केस है जो तब आता है जब आप अपनी पूरी जिंदगी एक झूठी इमेज बनाने में लगा देते हैं। इंद्राणी का सबसे बड़ा अपराध शायद ये नहीं था कि उसने झूठ बोला, बल्कि ये था कि वो अपने ही बुने हुए झूठ में इस कदर फंस गई कि सच को जिंदा रहने की इजाजत ही नहीं दे सकी। और शीना उस सच का चेहरा थी। हाँ, और उसे मिटाना ही इंद्राणी के लिए अपनी झूठी दुनिया को बचाने का एकमात्र रास्ता था। और ये मामला हमारे लिए और हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है न्याय की प्रकृति पर। हाँ? जब किसी का व्यक्तित्व, उसके काम और सारी परिस्थितियां जोर जोर से चिल्लाकर उसे दोषी बता रही हों, लेकिन वैज्ञानिक सबूतों पर विवाद हो और जांच में प्रक्रियात्मक खामियां हों, तो न्याय का असली मतलब क्या रह जाता है? क्या न्याय सिर्फ वो है जो कानून की किताबों में लिखा है, या वो भी है जिसे समाज सच मानता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सच और सबूत की इस लड़ाई में जीत आखिर किसकी होनी चाहिए।